काफी लंबे समय के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान किया गया, जिसके बाद अब चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। लेकिन अब चुनावी सरगर्मी खूब जोरों से देखने को मिल रही है। गली मोहल्लों में चुनावी भोपू जो है वो बजता हुआ नजर आ रहा है। प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज है जो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो मेयर सीट को लेकर के धनबाद की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कई दिग्गज जो है आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे युवा चेहरा है जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और काफी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपना विजन बता रहे हैं। ऐसे में बात कर रहे हैं हम प्रकाश कुमार की, जो एक उभरता हुआ चेहरा है और जेएलकेएम का समर्थन है और लगातार डोर टू डोर वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन देखने को मिल रहा है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रकाश कुमार जी है। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रकाश जी, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, नगर निकाय चुनाव, लंबे समय का इंतजार, इसके बारे में पिछले पॉडकास्ट में भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप प्रत्याशी है अब जेएलकेएम के समर्थित। कैसा लग रहा है और क्या विजन है, क्या विजन लेकर के आए हैं? पहले तो अनिकेत जी, आपको थैंक यू, आपने टाइम निकाला कि जनता तक की आवाज और मेरी इन्फॉर्मेशन ये चीजें पहुंच पाए। तो जैसे आपने बताया कि जेएलकेएम का मैं समर्थित उम्मीदवार हूँ, तो पार्टी ने भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि नगर निगम या एक जो मेयर का पद है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपको काम करना होता है, मतलब एग्जीक्यूटिंग बॉडी टाइप रहना होता है। तो इसलिए पार्टी ने बहुत सोच समझ के कि हमें किस तरह का प्रोफाइल चाहिए इस पोजीशन के लिए, जिसका छवि साफ हो और जिसका मतलब कह सकते हैं कि विजन हो कि वो काम कर पाए। तो उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मैं बाहर निकला और पार्टी ने समर्थन दिया। और आगे के विजन के बारे में जैसे मैंने बताया था पहले भी दूसरे इंटरव्यूज, दूसरे चैनल्स में, या पहले भी लोगों से जब बात करता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, कोई भी इंडिविजुअल, आप हैं, मैं हूँ, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, उनके लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक, मतलब उठने से लेकर सोने तक, जो लाइफ में नगर निगम कहाँ रोल प्ले करता है, हम लोगों ने उस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की। फिर उसके बेसिस पे हमने वो विजन समझा कि कहाँ जरूरत पड़ती है लोगों को, कहाँ हम लोग स्टेप इन कर सकते हैं, कहाँ हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। और उसके अलावा फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इनडायरेक्ट वे में आपको अफेक्ट करती हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया, जैसे पोल्यूशन हो गया, या मतलब जितनी डस्ट है, गंदगी है, धूल है, वो चीज़ें वो इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचते सोचते हमारा जो मैनिफेस्टो, हमारा जो एजेंडा, जो हमारा प्लानिंग है वो काफ़ी बड़ा होता गया। तो इसी तरीके से एक्शन प्लान बहुत बड़ा हो गया है। उसमें से फिर हम लोगों ने कुछ टॉप प्रायोरिटीज़ चुनी है जो हम लोगों ने जनता के सामने रखा है। जैसे उन टॉप प्रायोरिटीज़ में हमारे है, जैसे टैक्स एक बड़ा कंपोनेंट है। अभी लास्ट वीक ही भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय बजट पेश किया गया, तो उसमें लोगों के ऊपर टैक्स की मार तो है ही है और कोई रियायत ऐसा सच नहीं मिली। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो नॉर्मली टैक्स पेयर्स हैं और बेनिफिट सबसे कम मिलता है। जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन कॉर्पोरेट्स को टैक्स वेवर काफ़ी मिलता है। जो मिडिल कह सकते हैं मिडिल इनकम ग्रुप से नीचे हैं, उनको भी अपना टैक्स की जो परसेंटेज है वो कम रहती है, बट जो मिडिल क्लास है उनको सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ होता है। अब नगर निगम के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम लोग कम से कम होल्डिंग टैक्स में अगर थोड़ी रियायत कर दें, उससे सारी जनता को जो नगर निगम के अंदर आती है उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर कई ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी पे उन पे डिपेंडेंट है, उनका हम लोग पूरा का पूरा टैक्स वेव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नगर निगम का बहुत फैसिलिटी नहीं है उनके पास में। जैसे मैं क्षेत्रों में विजिट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो इससे कम से कम उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो आमदनी है उससे सरकार कुछ वसूलेगी नहीं जब तक उनके पास सब्सटैंशियल ना हो। उसके बाद जो है हमारे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपके सिटी के बिजनेस को। एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ, आज के डेट में सरायढेला से बैंक मोड़ जाना वो एक चैलेंज है। मैंने अब जाना छोड़ दिया है। अभी तो आप विजिट कर रहे होंगे सारी जगह? मैं तो सारी जगह विजिट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फॉर बिजनेस या फॉर परचेजिंग पर्पस मैंने सरायढेला से बैंक मोड़ जाना छोड़ दिया है। अब मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि
जो टाइम मुझे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कई बार लग जाए, वो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इफेक्टिव टाइम है जो कहीं बर्बाद हो जाता है। और साफ सफाई को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है। पिछला हमने रिकॉर्ड देखा है, अगर गंदगी की बात की जाए तो धनबाद शहर का काफी अव्वल नाम रहता है कि गंदगी के नाम पर जगह जगह जो है गंदगी का अंबार लगा रहता है। इसकी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, बेंचमार्किंग है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुछ मानक हैं कि क्या आपके क्या क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होने चाहिए। उसमें जैसे सीरियल नंबर 6 आई थिंक मुझे ध्यान आ रहा है कि वो क्लीन वाटर को लेकर है। फिर सीरियल नंबर 9 जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर है, कि इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन को लेकर है। सीरियल नंबर 11 आई थिंक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन इससे रिलेटेड है। तो नीति आयोग का भी जो अपना बेंचमार्किंग है, उसमें झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य हमेशा ही नीचे से दूसरे पायदान पे कहीं ना कहीं होता है, बिहार के ऊपर होगा, बट नॉर्मली वो 27वें 28वें ही पोजीशन पे हम लोग होते हैं। अब हम लोग सबसे मिनरल रिच स्टेट है पूरे राज्य में, उसके बाद भी हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें सबसे नीचे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो यही सब रीजंस है कि हम लोग गहन मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। गीता गोपीनाथन जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की जो ब्रांच है उनकी, उसकी हेड हुआ करती थी, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया उससे। लास्ट 1 महीने पहले उनका कोई स्पीच आ रहा था हार्वर्ड में या किसी पार्लियामेंट में स्पीच दे रही थी, जहां उन्होंने ये कहा कि इंडिया को इस टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो टैरिफ से नहीं डरना चाहिए। जो अमेरिका का जो टैरिफ वाली बात चल रही है, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पोल्यूशन है। पूरे इंडिया के लिए पोल्यूशन चैलेंज है। और इंडिया में जब हमारा झारखंड, हमारा धनबाद सबसे टॉप पे आता है पोल्यूशन और इन मामलों में टॉप 10 में आता है, इसका मतलब है कि आप लोग देश की रैंकिंग में एक असर डालते हैं पोल्यूशन के मामले में। तो हमारा ये बहुत इंटेंस एक मूवमेंट चलेगा कि हम लोग एयर पोल्यूशन उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारे रिवर, अगर नदियां देखेंगे, हमारे धनबाद का तालाब आप देखिए, राजा बांध है 8 लेन को रोड पे। आप, मैं चैलेंज करता हूं कि आप छठ तालाब के अलावा कभी हिम्मत है तो पैर रख के देखिए उस पे। मैं गया हूं, आपको पैर रखते लगेगा कि आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक जो वाटर बॉडी शहर के अंदर होता है वो पूरे शहर के इकोसिस्टम को अच्छा करता है, लेकिन हमने उस इकोसिस्टम को, उस तालाब को इतना खराब, इतना पोल्यूट कर दिया है कि आप उस पर पैर नहीं रख सकते, आपको साफ तालाब नहीं मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको हम लोग ओवरकम करना। लेकिन ये तो बात हो गई तालाब, नदी नाले की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर धनबाद की समस्या की बात करें, कोल माइनिंग शहर है, कोयला की राजधानी धनबाद को कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है भूधसान और गैस रिसाव। विगत दिनों में हमने देखा था कि कैसे धनबाद में गैस रिसाव, कई लोगों की जान चली गई। इसको लेकर के क्या विजन है, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, जब गैस रिसाव हुआ था केंदुआ डी में, तो उस वक्त जब मैं किसी न्यूज चैनल पे सबके साथ बैठा था, डिस्कशंस चल रहे थे क्या होना चाहिए, तो उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि डीजीएमएस जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि लेट्स से कि अगर हम लोग डैम बना रहे हैं, तो डैम में हम लोग प्रिपेयर्ड होते हैं कि डैम में कभी ओवरफ्लो भी हो सकता है, बहुत ओवरफ्लो की वजह से डैम टूट सकता है, और अगर टूट गया तो हमें क्या करना है। ठीक, कभी हम लोग अगर कोई आग से रिलेटेड काम कर रहे हो तो हमें पता है कि आग फैल सकती है, फैल गई तो उसको बचाने के लिए क्या करना है। तो जब हम लोग माइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइनिंग में कभी भी जमीन धंस सकता है, माइनिंग में कभी भी वहां पानी घुस सकता है। जो यहाँ पे हुआ था गजली टाड़, मुझे याद है, वहां पे जैसे पानी घुस गया था, वहां पे गैस का रिसाव भी हो सकता है। तो हमें रिस्क पता है, तो रिस्क का एनालिसिस भी पता होना चाहिए कि हमें उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है। जब 11 दिनों तक डीजीएमएस ये नहीं लगा पाया पता कि हमें उस कार्बन मोनोऑक्साइड जो वहां से निकल रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। क्योंकि उनके पास प्रोसीजर बने होना चाहिए, जिनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अगर आग लग गया तो क्या करना है, पानी घुस गया तो क्या करना है, गैस निकला तो क्या करना है। बट 11 दिन तक आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, सरप्राइजिंग, और लोग मर रहे होते हैं वहां पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें न कोई स्मेल होता है, न वो विजिबल होता है, तो आपको गंध पता ही नहीं चलेगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, आप मर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ये क्वालिटी है, ये उसके फीचर्स हैं कि आपको उसका स्मेल भी नहीं आता है। जैसे घर में गैस सिलेंडर अगर लीक हो तो आपको पता चलता है, क्योंकि इथाइल मरकैप्टन उसमें एक केमिकल होता है जो डाला जाता है ताकि बहुत स्ट्रांग हो और आपको पता चल जाए। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा नहीं होता,
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मीथेन भी मिक्स होके वहां से निकलता है। तो ये तो मैं रिसर्च करके पता करके अपने दोस्तों से बात करके पता कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि डीजीएमएस के पास रेडी सोल्यूशन होना चाहिए था। तो अगर मैं मेयर पोस्ट पे पहुंचता हूँ तो कम से कम मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर रेडी करवाऊंगा कि अगर फायर हो तो क्या करना है, अगर गैस हो तो क्या करना है, अगर पानी भर जाए तो क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स कहाँ होंगे, और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे ये इमरजेंसी नंबर लिखे होने चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई गैस रिसाव को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। धनबाद की अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मेयर बनते हैं तो कैसे, क्या विजन है इसको लेकर के शिक्षा का स्तर जो है और बेहतर किया जाए? जी, तो अगर मैं मेयर बनता हूं तो देखिए, शिक्षा विभाग क्या है, झारखंड सरकार के अधीन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन नगर निगम में एज मेयर मैं इतना जरूर कर सकता हूं, आजकल आईटी का समय है, आजकल कंप्यूटर का युग है, आजकल कंपटीशन इतना है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। तो बच्चे जो एकेडमिक किताब में पढ़ते हैं, उसके अलावा मैं ये कोशिश करूंगा कि स्कूल्स में कम से कम कंप्यूटर का एक लेबोरेटरी हो जाए, कम से कम एक कंप्यूटर लैब हो हर स्कूल में। मैं कोशिश ये करूंगा आइडेंटिफाई करके कि अगर कोई ऐसा स्कूल का मेंटेनेंस या बिल्डिंग या कुछ बना सके हम लोग, तो स्कूल्स के साथ, झारखंड सरकार के साथ टाई अप करके हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग फैसिलिटी ये रखना चाहेंगे, ताकि जब हमारे स्कूल का बच्चा यहाँ से बाहर निकले तो उसको किसी नए जगह पे जाने के बाद, कोई यहाँ से दिल्ली चला गया, क्लास 10th के बाद दिल्ली चला गया अपने 11th 12th के लिए, या 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए चला गया, तो आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं वो इतने स्मार्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको मैं जरूर कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में देना चाहूंगा ताकि वो स्मार्ट बन के निकलें। नगर निगम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या धनबाद में देखने को मिलती है, काफी कंजेस्टेड लगता है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो अतिक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि हमारी वर्षों से रोजी रोटी इसमें चल रही है, लेकिन वो अतिक्रमण भी हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों और देखना होता है कि भाई जो उसकी रोजी रोटी चल रही है वो भी बेघर ना हो, और जो जाम की समस्या है वो भी ना हटे। इसको लेकर के अगर वेंडर जोन की हम बात करें, वर्षों से उस पर काम चल रहा है, वेंडर जोन बना हुआ भी है, लेकिन वहां पर लोग जा नहीं रहे। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्या इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे जब, हाँ, पहले तो स्टेप वाइज चलते हैं। जब जब पहली दुकान लग जाती है सड़क के किनारे, तो आपको वहीं पे डिस्करेज करना होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, आज से 6 महीने पहले मैं बताता हूँ, डीआरएम ऑफिस का गेट आप सब लोगों ने देखा है और आपके दर्शकों ने भी देखा है। धनबाद में डीआरएम ऑफिस के गेट के ऑपोजिट में पहले 1 या 2 सब्जी वाले कभी वैसे बैठ जाते थे। फिर कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल है, यहाँ पे लोग रुकते हैं सब्जी खरीदने। आज के डेट में वो पूरा सब्जी मार्केट में तब्दील हो चुका है। स्टेशन आप देखेंगे, जो बी.आर. अम्बेडकर चौक है, बी.आर. अम्बेडकर चौक से लेकर मतलब ऑलमोस्ट आप ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप तक, उतने में सब्जी फल के ठेले लगने लग गए हैं वहां पे, जो पहले 1 या 2 सब्जी वाले बैठते थे। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह उसको प्रमोट होने दिया। रेलवे स्टेशन पहुंचना अपने आप में इतना कठिन है, इतना ट्रैफिक होता है। उसके बाद जब सब्जी और फलों के ठेले लग गए तो गाड़ियां वहां रुकती हैं परचेजिंग के लिए और ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपको डे 1 से डिस्करेज करना होता है। लेकिन डिस्करेज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब नगर निगम अपनी कार्रवाई करती है, उन्हें नोटिस दिया जाता है, तमाम चीजें दी जाती है, तो विधायक साहब भी आ जाते हैं। उनका कहना रहता है कि भाई इन्हें नहीं हटाया जाए, तमाम चीजें उनके समर्थन में आ जाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती जो है वहां पर देखने को मिलती है। देखिए, विधायक जी तो वोट बैंक के लिए ये सब काम करते हैं। उनको वोट चाहिए, उनको पावर में रहना है, उनको शहर की स्थिति से इतना मतलब नहीं रहता। तभी मैं कह रहा हूं, जिस दिन पहली बार ये होता है आपको उसी दिन डिस्करेज करना होता है। जिस दिन 2 सब्जी वाले बैठे हैं, आप उनको उठा के और पुलिस लाइन या कई ऐसे जगह भेज सकते हैं जहां पे सब्जी वाले बैठते हो। जब आपने उनको छोड़ दिया तो 2 देख के 20 आ जाएंगे, 20 देख के 200 हो जाएंगे, वो बढ़ता जाएगा और वो एक सिस्टम बन जाएगा। तब उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो जब अब आते हैं वेंडिंग जोन पे, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं मॉरिशस में जब रह रहा था, लाइट रेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहां के म्युनिसिपल के द्वारा एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाया गया था, जहां पे आपके ऊपर ऐसे रैक्स जैसे बने हैं, उसका क्लीनिंग, लेकिन बट वहां के दुकानदार करते थे उसकी क्लीनिंग। बट नगर निगम ये करता था कि क्लीनिंग के बाद उसको उठाना, डिस्पोज करना वो नगर निगम का काम था। उस एरिया का क्लीनिंग दुकानदार करते थे, उसको जमा करते थे, उसको फिर नगर निगम क्लीन कर देता था वहां का। और उसके साथ अगर वहां 200 दुकानदार हैं या 200 दुकानें हैं, तो कम से कम उससे 2 गुना ज्यादा कार की पार्किंग थी। अगर 100 दुकानें हैं तो 200 कार की पार्किंग है। और वो भी कार पार्किंग से आप फुटपाथ बने हुए हैं जहां पे आप अपना ट्रॉली वगैरह लेके जा सकते हैं।
तो लोग, मैं खुद जाता था वीकली, अपनी कार मैंने पार्क की, फुटपाथ से चल के शॉप में गया, वहां से बहुत सारा सामान सब्जी खरीद के पूरे वीक का ट्रॉली से लेके कार में रखा और फिर वो ट्रॉली वापस पहुंचा के चला गया। हमारे यहाँ पे वेंडिंग जोन आप देखिए रणधीर वर्मा चौक के पास जहाँ बजरंगबली जी का मंदिर है, उसके ऑपोजिट में भी एक कृषि बाजार है। आप इमेजिन कीजिए कि आप वहां पे एक बाइक खड़ी कर सकते हैं अपनी? बिल्कुल जगह नहीं है। आप एक बाइक खड़ी करेंगे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो आप अपनी कार खड़ी करके अंदर जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे वेंडिंग जोन तो ऑब्वियसली फेल होने हैं। तो जिन्होंने भी ये प्लान किया उनका काम था मुझे वेंडिंग जोन बनाना है, मैंने बना दिया। अब वहां पहुंच पाएंगे या नहीं, गाड़ी लगा पाएंगे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इस वजह से ये चीजें फेल हो रही हैं। हमारा ये पर्पस होगा कि हम लोग जगह आइडेंटिफाई करें और जगह आइडेंटिफाई करके वेंडर्स को भी सुविधा होगी और परचेज करने वालों को भी सुविधा होगी। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं, आप या आपके कोई भी दर्शक, किसी को ये अच्छा नहीं लगता होगा कि वो सड़क पे गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न करके अपना काम करें। अगर रोड के साइड में आपको पार्किंग या आपको जगह मिलती है तो आप वहीं खड़ी करना चाहेंगे। हम लोग ह्यूमन बींग्स है और ह्यूमन बींग हम लोग बिल्ट होते हैं इस तरीके से कि हम अच्छा काम करें और हमें अप्रिसिएशन मिले। कोई गलत काम करने के लिए नहीं बना होता है। तो अगर आपको जगह मिलेगी तो आप वो काम करेंगे। तो हम लोग वेंडिंग जोन बनाएंगे, बट वेंडिंग जोन से ज्यादा जरूरी है उसके लिए पार्किंग, उसके लिए एक्सेस, कि आपका रोड आपके लिए प्रॉपर हो, गाड़ी लगाने की जगह हो। चलिए, ये तो बात हो गई विजन की कि आप क्या करने वाले हैं, क्या थीम लेकर के आप चल रहे हैं, मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन अगर बात की जाए चुनौतियों की, अभी हम विधायक जी की बात कर रहे थे, पूर्व विधायक झरिया के, वो भी चुनावी मैदान में है, कई बड़े चेहरे हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल की बात की जाए, वो भी चुनावी मैदान में बीजेपी से अब वो जेएमएम में चले गए। चुनौती क्या है? युवा चेहरा आप वर्सेज वहां पर जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, चुनौती है, लाइमलाइट उनको ज्यादा है। क्या चुनौतियां हैं? मतलब मैं वैसे तो किसी से कंपेयर करता नहीं हूं और करना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए कि सबके अपने क्वालिटीज हैं, सबकी अपनी खूबियां हैं, सबकी अपनी कमियां हैं। मेरे पास इस समय जो है, मेरे पास अपना विजन है, मेरे पास अपना पर्पस है और मेरे पास अपने कार्य करने की एक शैली है और मुझे पता है कि कितने टाइमलाइन में क्या काम किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि मेरा शिक्षा ही उसी क्षेत्र में है, मैं सिविल इंजीनियर हूं और मेरी मास्टर्स डिग्री भी अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, अर्बन इंटीग्रेशन में है। तो मुझे पता है कि काम कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है। अब जो भी नामी चेहरे, बड़े चेहरे जो भी हों, उनके पास अपना विजन होगा, बट मैं जनता के सामने सिर्फ अपना विजन लेके आया हूं। मैं किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं चाहता, ना मैं टिक्का टिप्पणी करना चाहता हूं। दिस इज न्यू एज पॉलिटिक्स। हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव चीजों पे ही बात करता हूं हमेशा ही। इसीलिए जो भी हैं, चाहे चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं या फिर संजीव सिंह जी हैं या फिर और भी जो नामी चेहरे हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे विजन के साथ आए, शहर के लिए अच्छा काम करें। हर किसी का इंटेंशन यही है। मैंने अपना विजन, अपना पर्पस बिल्कुल जनता के सामने रखा है। अगर लगता है कि मुझसे अच्छा विजन और लोगों के पास है तो आप उनके लिए वोट करें, और अगर आपको लगता है कि शायद मैं उनसे बेहतर काम कर सकता हूं तो फिर आप मेरे लिए वोट करें। बस मेरा यही कहना होगा। युवा चेहरा है आप और हर तरफ आपकी जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए, हालांकि दलगत चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी का समर्थन आपको प्राप्त है, कैसा समर्थन मिल रहा है? अगर पार्टी की तरफ से बात की जाए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, गाँव-गाँव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि जो जेएलकेएम पार्टी है वो इतनी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है कि आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता अपनी टीम के साथ काम करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें झरिया हो, सिंदरी हो, केंदुआडी हो, तो हमारे हर जगह जोन के साथ में हमारे वार्ड, वहां पे हमारी वार्ड तक की टीम गठित की हुई है पहले से। तो बस इतना होता है कि मुझे वहां से इनपुट मिलता रहता है कि कौन से वार्ड में कौन सी जगह पे क्या समस्याएं हैं, तो मेरा काम आधा हो जाता है। उन समस्याओं का सोल्यूशन लेके हम लोग लोगों के पास जाते हैं। तो मुझे टीम का इतना सपोर्ट है। अगर आज आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखेंगे पूरे दिन भर का, तो आज हम लोग सिंदरी में थे जहाँ पे हम लोग कोचाकुली से लेकर मतलब राजा ये जो कॉलोनी है राजा बांध, वो बहुत सारे कॉलोनीज में, बहुत सारे एरियाज में हम लोग गए। हर जगह लोगों का इतना समर्थन मिला क्योंकि हमारी पार्टी जो रही है वो पहले से वहां बहुत कार्यरत रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि हमें इस बार कुछ अलग चुनना है, हमें कुछ अलग करना है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, एकमात्र विधायक आपके सुप्रीमो जो है वो चुन करके आए, लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है पहले से तैयारियां कर रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि अब बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है नगर निकाय चुनाव में? सिर्फ धनबाद की बात नहीं करें, हम पूरे ऑल ओवर झारखंड की अगर बात करें तो। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि चेंज बहुत बड़ा दिखेगा। अब जैसे माननीय विधायक हमारे श्री जयराम महतो जी, वो केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको क्या पूरा झारखंड देखना पड़ता है। तो कई बार उनका अटेंशन, जैसे वो डुमरी में काफी समय, अब तो डुमरी में ही रहने लग गए हैं, पहले तो चाची रहते थे,
तो उसके अलावा उनकी सभाएं और भी जगहों पे होती है। जब मेरा स्पेसिफिक पूरा फोकस है धनबाद पे, मेरा पूरा यहाँ फोकस होगा, साथ में अगर लगता है कि यहाँ कोई काम नहीं कर पाएंगे तो माननीय विधायक जी के थ्रू हम लोग सदन तक भी जा सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो उनका भी सपोर्ट है। और उनके जो कार्यशैली है उसी कार्यशैली को अपनाते हुए हम लोग भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करेंगे। तो ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपको चेंजेस दिखेंगे, बट थोड़े समय से, क्योंकि मैं बहुत प्लानिंग के साथ चलता हूँ। एक कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो मुझे प्लानिंग में समय बिताना है ताकि मैं अपना काम एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो इसीलिए बड़े लोग आपको कहेंगे कि मैं आपको 1 महीने में काम करके दिखाऊंगा, 100 दिन में काम करके दिखाऊंगा, तो मैं उसके लिए भी मुझे पता है कि वो क्या काम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। बट मैं ये कहता हूं कि हम लोग प्लानिंग करके धनबाद में बदलाव दिखाएंगे आपको, बहुत ही जल्दी स्टेप वाइज आपको ये दिखेगा। आखिरी सवाल, कैसा लग रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप इतना प्यार मिल रहा है जनता से कि मैं कह नहीं सकता, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, क्योंकि इस बार सबको लग रहा है कि कुछ तो अलग है। मतलब मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं, ना मेरा कोई परिवेश रहा है राजनीति में, ये फर्स्ट टाइम है। और लोगों को लग रहा है कि इस बार हम किसी नेता को नहीं, हम एक अभियंता को देख रहे हैं जो शहर को बदलाव करने आया है। उनको भी ये समझ में आता है कि ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, काम करने का पोस्ट है। तो मुझे किसी काम करने वाले को वहां बिठाना है, और ऐसे को बिठाना है जिसके पीछे पूरा एक वर्कफोर्स लगा हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जितनी जगह भी गया, झरिया गया, केंदुआडी गया, आज सिंदरी गया, सिजुआ गया, जहां जहां पे माहौल बनी, ऐसे बहुत क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ, तो हर जगह जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और सब लोग अपनी समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि वो त्रस्त हैं। जैसे कुचाकुली वार्ड नंबर 53 में, सिंदरी में, वहां लोग परेशान हैं, पानी उनके पास नहीं पहुंचता है पीने का, जबकि दामोदर नदी बिल्कुल पास है। इतनी दुखद बात है ये। विधायक वहां पे बिल्कुल पास में रहते हैं, मेयर उनके पास पहले थे, बट उनका पीने का पानी नहीं है। मतलब जनप्रतिनिधि कैसे डील करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। मतलब मैं आज मिल के आया हूं उनके पास से, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास आज कलम की ताकत होती तो शायद कल मैं एक पेपर साइन करता कि मुझे वहां पीने का पानी अरेंज करना है। लेकिन अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, और निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो उसे तीसरी सरकार कहा जाता है। तीसरी सरकार इसलिए क्योंकि जनता की पहुंच होती है, लेकिन चुनावी माहौल है और सबको पता है कि चुनावी माहौल में जो भी प्रत्याशी होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है तो जनता में नाराजगी देखने को मिलती है कि विधायक जी हो चाहे फिर मेयर हो, वो मिलते नहीं हैं, बातें सुनते नहीं हैं। क्या ये देखने को मिलेगा अगर आप मेयर बनते हैं तो? क्योंकि ये समस्या रहती है। ये दो समस्या है, तभी मैं कह रहा हूं कि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हम लोग बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करना बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल माननीय विधायक जी ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। मैं बार बार इसलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कोई ये भी कंप्लेन करे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। तो हमारे जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि कैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। तो मैं भी हर किसी को आज जिनसे भी मैं मिला उनको आश्वस्त करके आया हूँ कि हमारा जो प्रायोरिटी है, पेयजल, पीने का पानी, ये हमारे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। उसको अब हमें अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये है प्रत्याशी जेएलकेएम के समर्थित प्रकाश कुमार, जो लगातार डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं और अपना विजन बता रहे हैं कि आखिर धनबाद नगर निगम जो 11 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है, उनका विजन क्या है। हालांकि कई सारे दिग्गज यहाँ पर जो नेता है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इनका कहना है कि जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, इस बार धनबाद की जनता एक बदलाव की ओर देख रही है।